नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने छात्रों को महाभारत और रामायण पढ़ाने के प्रस्ताव रखा है और इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और जाने माने आलिम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन एक शर्त रख दी है। मौलाना कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि जिन किताबों को धार्मिक किताबों का दर्जा प्राप्त है, चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो या फिर जो भी अन्य किताबें हैं, महाभारत हो, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ अन्य धर्मों की किताबों को भी पढ़ने और पढ़ाने की आज़ादी भी देनी चाहिए। क्या सवाल ये है कि क्या ये आज़ादी सरकार और NCERT क्या देगी, और जिन किताबों को धार्मिक पुस्तकों का दर्जा हासिल है क्या उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ये सवाल भी बड़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर इस मसले पर बोलकर आग में घी का काम कर दिया है। भाजपा और हिंदू संगठनों के निशाने पर मदरसा और दीनी तालीम बहुत दिनों से है और इसकी अपनी वजह भी है। NCERT के इस प्रस्ताव पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। अगर देखा जाए वास्तव में तो NCERT के पहले भी कई पाठ्यक्रम से कई महान लोगों को जो पाठ्यक्रम में शामिल थे उनको अलग करना, अलहदा करना, उसमें गालिब भी रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के लोग रहे हैं जिनको उन्होंने पाठ्यक्रम से अलग किया और बड़े बड़े यूँ कहें कि बहुत बड़े बड़े जाने माने लोग उनको पाठ्यक्रम से पूर्व में अलग किया, तब भी NCERT विवादों में रहा है। लेकिन इस नए ताज़ा विवाद के बाद खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि NCERT रामायण और महाभारत पढ़ाने का जो प्रस्ताव लेकर आई है वो बहुत अच्छा है। इससे बच्चों में चरित्र का विकास होगा, चरित्र का निर्माण होगा, उनको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। लेकिन अन्य धार्मिक पुस्तकों को भी इसमें शामिल करा जाना चाहिए और छात्रों को चुनने और रिजेक्ट करने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। ये बात मौलाना फरंगी महली ने कही है। अभी विवाद क्यों हुआ? मंगलवार को NCERT की एक उच्च स्तरीय समिति हाई पावर कमेटी ने सिफारिश की कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जाना चाहिए तथा कक्षाओं की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जानी चाहिए। यह जानकारी इस हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन CI आइजैक ने आम की और उन्होंने यह जानकारी दी। अभी तक इन सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। पिछले साल गठित 7 सदस्यीय समिति ने सामाजिक विज्ञान पर अपने अंतिम स्थिति दस्तावेज के लिए कई सिफारिशें की हैं, जो NCERT पाठ्य पुस्तकों के विकास की नींव रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देशात्मक दस्तावेज भी हैं। NCERT ने अभी तक सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं लिया। जैसा कि मैंने बताया, जो समिति के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, आइजैक ने आगे कहा कि समिति ने छात्रों को सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में जो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों को पढ़ाने पर जोर दिया है। उसके पीछे की मंशा ये है कि छात्र किशोरावस्था में अपने आत्मसम्मान और देशभक्ति, राष्ट्र गौरव का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल हजारों छात्र देश छोड़कर दूसरे देशों में नागरिकता चाहते हैं क्योंकि उनमें देशभक्ति की कमी है। ये बड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं कि जो लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं उनमें देशभक्ति की कमी है। एक नए विवाद को भी ये जन्म दे सकता है। आइजैक महोदय आगे कहते हैं कि इसलिए उनके लिए अपनी जड़ों को समझना और अपने देश तथा अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम विकसित करना महत्वपूर्ण है। कुछ बोर्ड पहले से ही रामायण और महाभारत पढ़ाते हैं, लेकिन इसे और अधिक विस्तृत तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्व में कहा था कि इसी समिति ने पाठ्य पुस्तकों में देश का नाम इंडिया के स्थान पर
भारत करने पाठ्यक्रम में प्राचीन जो इतिहास के बजाय क्लासिकल हिस्ट्री को शामिल करने और कक्षा 3 से कक्षा 12 तक की पाठ्यपुस्तकों में जो हिंदू राजा हैं उनकी विजय गाथा को रेखांकित करने की भी सिफारिश की थी। स्कूल पाठ्यक्रम को संशोधित भी यही कमेटी कर रही है। एनसीईआरटी जो काम कर रही है उसके मुतालिक आइजैक आगे कहते हैं कि हमारी प्रस्तावना लोकतंत्र और पंथ निरपेक्ष सहित सामाजिक मूल्यों को महत्व देती है। यह महान है, इसलिए हमने इसे कक्षाओं की दीवारों पर लिखने की सिफारिश की है। बात ठीक है, संविधान की बातें अगर लिखी जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। देश संविधान से चलना चाहिए और सभी इस बात पर जोर देते हैं कि देश को संविधान से चलना चाहिए, न किसी दीन से, न किसी धर्म से, न किसी धार्मिक पुस्तक से, संविधान से चलना चाहिए। तो संविधान वाली बात तो बहुत अच्छी है और एनसीईआरटी इसको करने जा रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप स्कूल पाठ्यक्रम को संशोधित एनसीईआरटी कर रही है और नई पाठ्यपुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र तक तैयार होकर सामने आ जाएंगी, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए जुलाई 19 में अधिसूचित किया गया था एक तरीके से। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह सारा विवाद, सारा बवाल ये एक तरीके से धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाने को लेकर चल रहा है और तमाम जो कमेटी हैं वो इस पर जो प्रस्तावित की गई हैं उस पर विचार कमेटी कर सकती है। तो अब कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण के बाद एक आपको बयानात सुनाएंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट बड़ा महत्वपूर्ण है और वो हमेशा कितने महाभारत और रामायण पर वो बोलते रहे हैं। उनका ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। स्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि यद्यपि आज वैसे ही बड़े पैमाने पर जाति हिंसा व महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों पर पेशाब लोग कर रहे हैं, मलमूत्र का लेपन कर रहे हैं, समय से फीस ना जमा करने पर बच्चों की पिटाई कर मौत की नींद सुला देना, इस तरह की घटनाएं, कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार की घटनाओं के बाद हत्या करके लाश टुकड़े टुकड़े करना, कॉलेज व विश्वविद्यालय परिसरों में यदा कदा छात्राएं अपमानित होने के फलस्वरूप आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती हैं और इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। क्या एनसीईआरटी व सरकार रामायण व महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर सीता, शूर्पणखा व द्रौपदी जैसी महान देवियों को क्रमशः अग्नि परीक्षा के बाद भी परित्याग, वैवाहिक प्रस्ताव पर नाक कान काटने की त्रासदी व द्रौपदी जैसी अन्य तमाम देवियों के चीर हरण को बढ़ावा देना चाहती है? स्वामी ने करारी चोट की है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये पढ़ाएंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ानी पड़ेंगी, तो इससे इस तरह की घटनाएं जैसे शूर्पणखा का नाक कान काटना, सीता की अग्नि परीक्षा, द्रौपदी की एक तरीके से चीर हरण, तो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा। एक ने, स्वामी आगे कहते हैं, एक ने भाई में आपस में भी लड़ाया। इस तरह की घटनाएं भी आपस में पारिवारिक विघटन को बढ़ावा मिलेगा। यदि रही बात पाठ्यक्रम में देश के हीरो को पढ़ाने की, तो वर्तमान में राष्ट्र के उन महान वीर सपूतों, राष्ट्र निर्माता हैं और नायकों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में लाए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, वीर उधम सिंह जैसे महान नायकों को शामिल किया जा सकता है। एनसीईआरटी इस ओर क्यों नहीं मुखातिब होती? अब फिर से शंभू का सिर व एकलव्य का अंगूठा न काटा जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में बहुत सारी बातें कह दी हैं और बहुत खरी खरी कही है। जाहिर सी बात, इस पर विवाद तो होगा ही, क्योंकि वो लगातार रामचरितमानस पर सवाल उठाते रहे हैं, उसके कुछ उद्धरणों पर सवाल उठाते रहे और संबूक वध को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य शुरू से बहुत आक्रामक रहे हैं। अब खालिद रशीद फरंगी महली, जो एक तरीके से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं और एक जाने माने आलिम हैं, उन्होंने क्या फरमाया वो सुनिए। और प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मनीष दीक्षित का जवाब। देखिए, मजहब इस्लाम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हमें तमाम रिलीजन को, तमाम रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को, तमाम रिलीजियस बुक्स को रिस्पेक्ट कर देनी है, उसका एहतराम करना है। लिहाजा इस नुक्ते नज़र से जो कुछ भी एनसीईआरटी में सिलेबस में रामायण और महाभारत को इंक्लूड करने की बात कही गई है, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।
लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब की जो मजहबी किताबें हैं, कुरान है, बाइबल है या और जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और ये ऑप्शनल होना चाहिए कि बच्चे किस किताब को या तमाम किताबों को पढ़ना चाहें या उनके अपने चॉइस पर छोड़ना चाहिए। और उसी क्योंकि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी को तमाम को बराबर से तमाम मजहबी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी की सिलेबस में रामायण महाभारत को शामिल करने को लेकर व्यंग्य किया है, कहा है कि इससे परिवार विघटन होगा और इसकी बजाय जो समाज के वास्तविक हीरो है, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर हो, चंद्रशेखर आजाद हो, उनको पढ़ाना चाहिए ताकि शंभू का सिर व एकलव्य का अंगूठा फिर से न काटा जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारे पर बहुसंख्यक धर्म के जो आराध्य हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, जो प्रेरणा के पुंज हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना है। एक समाज को ये दिखाना है कि हम हिंदुओं का अपमान करते हैं, और ये वोट बैंक के लालच में दिया गया बयान है। शब्द जरूर स्वामी प्रसाद मौर्य के मुख से निकल रहे हैं, लेकिन भाव अखिलेश यादव के हैं। मनीष दीक्षित कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव के इशारे पर ऐसा वो कर रहे हैं, एक बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन ओवरऑल उनका रिएक्शन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर है, लेकिन ओवरऑल क्या पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी जैसे पाठ्यक्रम में क्या कोई दीनी तालीम दी जा सकती है क्या? क्योंकि मदरसों की तालीम, दीनी तालीम बराबर तंज होता रहा है इस पर, तो क्या ये दीनी तालीम नहीं है क्या? और जैसा कि मौलाना फरंगी महली ने फरमाया कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होता और आप किसी एक धर्म की किसी धार्मिक किताब को प्रमोट नहीं कर सकते, तो आपको सबको बराबर रखना पड़ेगा। ये इसीलिए विवाद बढ़ा, यही कारण है। और पूर्व में भी जब एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव किया है, कोई प्रस्तावना लेकर वो आए हैं, कोई प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो इस पर इसीलिए उंगलियां उठती रही हैं और ये कहा जाता रहा है कि इस पूरे पाठ्यक्रम का, पूरी शिक्षा का, पूरी व्यवस्था का भगवाकरण किया जा रहा है और वो एक तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी टीम के संरक्षण में ऐसे आरोप शुरू से लग रहे हैं और विपक्ष इस पर उंगली उठाता रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। प्रोफेसर अरुणेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अरुणेश अपने आप में एक शिक्षाविद भी हैं, तो दोहरा मकसद भी इससे हल हो जाएगा आज हमारा, इसीलिए हमने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ डुमरियागंज से जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुंवर मोहम्मद आज़ाद साहब हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत आज़ाद साहब, बहुत धन्यवाद और आप का आभार। नीरज झा साहब हमारे साथ काशी से जुड़े हैं, महंत हैं, और थोड़ी देर में कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो ये एक नया विवाद एनसीईआरटी की जो प्रस्ताव है एक तरीके से रामायण और महाभारत पढ़ाने को लेकर, उनका एक प्रस्ताव तो बड़ा अच्छा है कि भाई कक्षाओं में संविधान की इबारत जो है उसको लिखा जाना चाहिए, उसकी इबारतों को लिखा जाना चाहिए कक्षाओं में, ताकि बार बार उस पर निगाह पड़े। क्योंकि बार बार मैं देखता हूँ इस देश में इस वक्त कुछ दिनों से, 2-4 सालों से ये बार बार आवाज़ एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को आवाज़ उठा रहा है कि भाई देश संविधान से चलाओ, देश संविधान से चलेगा। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर अरुणेश यादव, आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे एनसीईआरटी के इस प्रस्ताव पर आपका ओपनिंग कमेंट मैं चाहता हूं, उसके बाद मैं चर्चा को फिर दिशा दूंगा। साहब, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का महत्व इसको कोई नहीं नकार सकता, और आपने इतना महत्वपूर्ण विषय रखा, उस महत्वपूर्ण विषय में मुझे शामिल किया, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और ऐसे समय में जहाँ पे एजेंडे चलाए जा रहे हैं, तो मैं इस मामले में आपका और आपके चैनल का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण और संजीदा विषय को उठाया गया। हम तो बराबर लोगों से कहते रहते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि इस समय जो वक्त की जरूरत है वो है बेहतरीन शिक्षा, और क्या हमारा जो देश है वो सही शिक्षा की ओर जा रहा है?
एक तरफ जहां विश्व में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहीं ना कहीं, हमें ऐसा लग रहा है, समाज को पीछे लेके जा रहे हैं। और जो मौजूदा सरकार है, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने शिक्षा का बजट कम किया है, रिसर्च का बजट कम किया है, अनुसंधान का बजट कम किया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं रटा रटाया भाषण दे रहा हूं, ये बकायदा इनका जो बजट सत्र आते हैं उसमें आंकड़े दिए जा रहे हैं कि शिक्षा की जो दशा है उसको बिगाड़ने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप रिसर्च की तरफ जाएं तो रिसर्च के फंड नहीं दिए जा रहे हैं, रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं दी जा रही हैं, लोग पीएचडी करने के बाद बेरोजगार हैं, उच्च शिक्षा में उस अनुपात में नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। और अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें, प्राइमरी शिक्षा की बात करें, तो दुर्गेन सर, आपसे छुपा हुआ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश में खाली है। तो जब तक हम शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम एक बेहतर भविष्य का और बेहतर समाज का सृजन नहीं कर सकते। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायने में महत्वपूर्ण है। और शिक्षा की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा सरकार से कि ठीक है, बाकी सारे काम भी कीजिए, राजनीति आप कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए और ऐसी मिसाल पेश कीजिए कि युवा जो हैं, वो जो इस समय हम देख रहे हैं धर्मांधता, धार्मिक कट्टरता और कहीं ना कहीं एक आपसी नफरत का जो दौर चल रहा है, उसकी बजाय युवा अगर टेक्नोलॉजी की बात करे, साइंस की बात करे, बेहतर भविष्य की बात करे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब आपकी बातों से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना इत्तेफाक रखता हो, चूंकि बहुत सारी बातें बड़ी सैद्धांतिक रूप से सही हैं और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी कल्पना हमने, संविधान जब बना होगा तो ऐसी कल्पना की गई होगी। लेकिन एनसीईआरटी का जो ये प्रस्ताव है, इस पर मैं सीधी और बेबाक टिप्पणी चाहता हूं कि घुमावदार टिप्पणी नहीं, क्योंकि आप लोग भी बचते हो इन सब चीज़ों से, बीइंग ए कांग्रेस लीडर। तो मैं सीधा चाहता हूं कि भाई इस तरीके की, जैसे रामायण और महाभारत जैसे जो काव्य हैं, अब ये एक तरीके से कम रामचरितमानस तो धार्मिक पुस्तक का रूप ले चुका है। और पिछले दिनों जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर बखेड़ा खड़ा किया था और उसके जो पुस्तक के पन्ने वन्ने जलाए गए थे, तो उसको लेकर कहा गया था कि भाई तो अपमान है। तो क्या इस एनसीईआरटी में रामायण और महाभारत को शामिल किया जाना चाहिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में? तौर पे धर्म आस्था का विषय है और जब तक हम धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे। बीइंग ए जो हम देश के नागरिक हैं, हिंदू होने के नाते और अपने जाति धर्म में पैदा होने के नाते हम सबको गर्व है। तो धर्म का समावेश, इसका तो कोई विरोध कर ही नहीं रहा है और ना कोई विरोध कर सकता है। और अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो उसकी निजी राय होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों विरोध कर रहे हैं, और इसमें संजय निषाद जी जो इन्हीं के पार्टी के हैं, बीजेपी के, वो भी रामायण को लेके कई बातें कह चुके हैं, तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं, तो वो उनकी एक निजी धारणा हो सकती है। भाई देखिए, हम तो अब चाह के भी धर्म को अपने आप से आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन मेरा तो सिर्फ निवेदन इतना है कि धर्म के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का भी समावेश। भाई अभी मौलाना फरंगी महली को आपने सुना होगा, मैंने भी सुना, मौलाना फरंगी महली ने कहा कि भाई किसी स्टेट का धर्म नहीं हो सकता। अगर आप रामायण पढ़ाओगे तो फिर कल वो कहेंगे कुरान हदीस भी पढ़ने की इजाजत देनी चाहिए। कम से कम कुरान हदीस को भी आप स्वैच्छिक रखो कि भाई कौन कुरान पढ़ना चाहता है, कौन रामायण पढ़ना चाहता है, कौन गीता पढ़ना चाहता है। ये तो फिर आपको आजादी देनी पड़ेगी, क्योंकि देश संविधान से चलता है। और अब एक तरफ उसी प्रस्ताव में कहा जा रहा है कि संविधान की इबारत लिखी जाएगी बच्चों के जो क्लासरूम्स में। तो ये दोहरी बातें कैसे संभव हो सकती? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने धर्म का आदर करना होगा। और चूंकि देश संवैधानिक प्रक्रिया से चल रहा है तो बिना संविधान के तो कुछ संभव है नहीं। और जब संवैधानिक प्रक्रिया से सरकार बनी है तो अगर रामायण और महाभारत को पढ़ने की आजादी है तो कुरान को भी पढ़ने की आजादी होनी चाहिए, बाइबल को भी पढ़ने की आजादी। वो आजादी है, कोई रोक नहीं रहा, ना बाइबल पढ़ने से ना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने से कोई रोक नहीं रहा। सवाल ये कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में वो कह रहे हैं, उन्होंने स्वागत किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वागत किया है और कहा कि भाई अच्छी बात है, इससे चरित्र निर्माण होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन वास्तव में बाकी धर्मों के जो मतावलंबी हैं उनको भी कम से कम, मत पंथ को मानने वाले लोग हैं, उनको भी अपनी अपनी मनपसंद किताब पढ़ने की आज़ादी दी जानी चाहिए। ये वो बात कह रहे हैं।
चाहिए, जैन धर्म की किताबें भी होनी चाहिए, जैन धर्म के बारे में भी बताओ, बौद्ध धर्म के बारे में भी बताओ, सभी धर्मों के बारे में होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म है ठीक है, और सर्व धर्म समभाव के हिसाब से ठीक है। हमारा देश चल रहा है। मैं कुंवर मोहम्मद को इस चर्चा में शामिल करता हूं, फिर उसके बाद मैं राजेश जी आपके पास आता हूं। कुंवर मोहम्मद, इस पूरे जो घटनाक्रम पे एनसीईआरटी ने ये एक प्रस्ताव पारित किया, हालांकि अंतिम नहीं है अभी। एनसीईआरटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात को कहा, आईजेक महोदय ने इस बात को कहा कि नहीं ये अंतिम नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी प्रस्ताव उन्होंने किया है। इस पर क्या नज़रिया आप रखते हैं, एक महत्वपूर्ण संस्थान के से जुड़े होने के कारण, और आपने वहाँ अध्ययन भी किया होगा? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी जो है वो हिंदुस्तान की वो संस्था है जो हमारा भविष्य तय करती है। एनसीईआरटी से जो है वो पूरा हमारा भविष्य तय होता है, यहाँ तक कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे ऑफिसर जो हैं वो सब एनसीईआरटी से तैयार होते हैं। तो अगर एनसीईआरटी इस तरह की चीजों को शामिल कर रही है जो धार्मिक चीजें हैं, पहली बात तो आपने ही सवाल का जो है जवाब दे दिया था, जवाब आपने ही दिया खुद। आपने कहा कि ये महाकाव्य है। अगर महाकाव्य के आधार पर शामिल कर रही है तो मुझे लगता है कि शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो उन्होंने तर्क दिया है वो तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उस तर्क को वो थोड़ा सा विस्तार से समझाएं कि जो भावना, देशभक्ति की भावना है वो कम होती जा रही है और वो इससे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी इससे, वो हमें समझाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये व्यक्तिगत राय नहीं दी है, उन्होंने ये वो राय दी है जिस वक्त महाभारत का जो काल दिखाया है व्यास जी ने, और जो काल दिखाया है हमारे वाल्मीकि जी ने उसका रामायण का, उस काल में जो भी जुल्म था उस वक्त जो है, जो भी कुछ हुआ, जो भी घटनाएं हुई उस वक्त मुसलमानों के साथ तो हुई नहीं थी, ना जैनियों के साथ हुई थी, ना पारसियों के साथ हुई थी। सनातन धर्म को मानने वालों का ही पूरा के पूरा उस वक्त का जो अस्तित्व नजर आता है रामायण और महाभारत में, सिर्फ सनातन धर्म का ही नजर आता है, जिसे आज हिंदुइज्म कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मनुवाद का उसके ऊपर पूरा के पूरा साया है, प्रकोप है। दोनों उसमें जो जिन्हें कुछ लोग धार्मिक भी कहते हैं, लेकिन आपने कहा महाकाव्य है, दोनों महाकाव्य में जो है नजर आता है कहीं ना कहीं किसी विशेष जाति विशेष पर एनसीईआरटी तो मोहम्मद साहब एक तरीके से एनसीईआरटी तो इस बात को कह रही, वो कोई धार्मिक किताब के रूप में शामिल नहीं कर रही, वो कह रही भाई ये महाकाव्य के रूप में हम इसको शामिल कर रहे हैं, वो तो क्लियर किया उन्होंने। लेकिन दूसरा पहलू, जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में पता नहीं चलता, तो वो जो देश छोड़ने का कारण भी वो एक संस्कृति और आपके जो धार्मिक चीजों का ज्ञान ना होना, देश प्रेम ना होना, ये बात ही बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं। अमेरिका में तो नहीं पढ़ा जाते महाभारत, वहां क्यों वो अमेरिका वाले क्यों नहीं देश छोड़ रहे हैं, कनाडा वाले क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अरे अपने देश में आप ये देखिए क्यों देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए देश छोड़ रहे हैं। देशभक्ति की कमी नहीं है, लेकिन रोटी खाने के लिए तो परदेश शुरू से चलते चले आ रहे हैं लोग, वो रोटी के लिए परदेश जा रहे हैं, ना कि सुरक्षा की भावना खत्म हो चुकी है देश से। सुरक्षा की भावना पैदा करिए, एजुकेशन पैदा करिए, रोजगार पैदा करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, स्वयंभू का कत्ल नहीं हुआ था क्या? महर्षि स्वयंभू को नहीं मारा गया था? ये वो संबूक वध का जिक्र वो कर रहे हैं, संबूक वध का, द्रौपदी चीरहरण का, सीता की अग्नि परीक्षा का, शूर्पणखा के नाक कान काटने का, इनका जिक्र वो कर रहे हैं। और एक तरीके से उनका इशारा है कि इससे, इस तरह की चीजें पढ़ाने से महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ेंगी, ये ऐसा वो कह रहे हैं, जबकि सनातनी शुरू से इन चीजों को पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं। मेरा मानना यह है कि धार्मिक डिपार्टमेंट होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिपार्टमेंट है, थियोलॉजी है, मुस्लिम थियोलॉजी पढ़ाई जाती है, संस्कृत डिपार्टमेंट है, संस्कृत पढ़ाई जाती है। आप उसे लोगों की राय उस पर छोड़ दीजिए, कौन जो है वो उसे शामिल कराए, पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, कौन कुरान को पढ़ना चाहता है, कौन जो है गीता को पढ़ना चाहता है, ये व्यक्ति के धर्म जो है व्यक्ति के दिल से है। आप उसे किसी धार्मिक चीज को बनाकर आप उसे थोपने की कोशिश मत करिए। ठीक है, ये तो सिर्फ एक गाइडलाइन को एनसीईआरटी जो है वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि संस्था की तरह काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, चूंकि मुझे ब्रेक का इशारा हो गया, मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद फिर ये जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, राजेश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ये सवाल हम जरूर करेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे रुख करेंगे राजेश द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डुमरियागंज से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। एक बड़ा पक्ष है, वो कह रहा है कि भाई स्टेट धर्म में नहीं बढ़ सकता, और जो जिन पुस्तकों की बात एनसीईआरटी कर रहे हैं वो उनको धार्मिक मान्यता समाज में प्राप्त है, वो धार्मिक पुस्तकें मानी जाती हैं और बड़े आदर के साथ में उनको ये किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का भगवाकरण आप लोग कर रहे हैं। राजेश जी नमस्कार। न्यूज के इस चैनल में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा हमेशा सद्भाव और संस्कार रहित और विकासवाद की मंशा है। सरकार कभी नहीं चाहती है कि एक व्यक्ति विशेष या धर्मात्म के रूप में जो है कोई कार्य करे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एनसीईआरटी में जो बदलाव किए जा रहे हैं, क्या बाबर जब आए या औरंगजेब आए हमारे इस देश को लूटने के लिए आए, और देश को लूटने के पश्चात में जब उनका मन यहाँ लग गया, और मन लगने के पश्चात में मेरे देश का पैसा, मेरे देश का पत्थर, मेरे देश की जमीन और मेरे देश के मिस्त्री, मेरे देश के कारीगर के परिवार के लोगों ने किस रूप में, अच्छा चाहे वो लाल किला बनाया हो, मेरे देश का ही पैसा, भारत का ही पैसा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब ने जिन क्रूरतियों को भारत देश के परिवार को इतने कत्लेआम किए, मंदिरों को तोड़ा, क्या ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था? ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये जो पूर्ववर्ती सरकारों थी, ये कभी नहीं चाहती थी कि हमारे इस देश में जो मुगलों के द्वारा कार्य किए गए हैं उसको सही ढंग से पढ़ाया जाए। वो मुगल के नीतियों के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन मुगल जिस अपराधी प्रवृत्ति के थे उसके बारे में कभी नहीं उस इतिहास में दर्शाया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे श्री कुंवर मोहम्मद जी जो कह रहे थे, ये अलीगढ़ के बहुत ही मैं छात्र नेता है, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन ये बताइए कि जिस विद्यालय में भारत देश की प्रतिमा यानी भारत माता की फोटो लगनी चाहिए, उस भारत माता की फोटो न लग करके उस राष्ट्रीय तिरंगा का सम्मान होना चाहिए, वहाँ न होकर के अली जिन्ना का फोटो लगता हो। आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय पे आपसे पूछना चाहता हूं। और रह गई कि महाभारत हो या रामायण, ये जो है हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही अच्छी जो है महाकाव्य पुस्तक है, जिससे एक संस्कार मिलता है समाज के हर वर्गों को। राजेश जी, मुगल काल को भी आप लोगों ने हटाया है। पिछली बार हम लोगों ने जब डिबेट की थी, कुंवर मोहम्मद भी शामिल थे उस डिबेट में। पूरा जो मुगल पीरियड का एक महत्वपूर्ण अंश आपने हटाया है, इसी बात को लेकर, इन्हीं तर्कों के साथ में आपने हटाया है। और पहले भी बहुत सारी चीजें, मिर्जा गालिब को हटा दिया, बहुत सारे बड़े बड़े लेखकों को हटा दिया आपने। देखिए, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ भाई साहब। फिराक साहब को हटा दिया, शायद आपके लोगों को पता ही नहीं रहा होगा कि उनका नाम रघुपति साहेब फिराक था, उनको भी हटा दिया, जाओ पढ़ो। देखिए, हमारा कहने का जो तात्पर्य था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, यानी हमारी जो सरकार चली है, मेरे सरकार का एक महत्वपूर्ण ही निर्णय है कि संस्कार रहित सद्भाव और एक विकास के रूपी ये सरकार सबको, भारत देश के वासियों को देना चाहती है। उसी प्रकार से हम जात पात नहीं करते, ना हम जात पात पे विश्वास करते हैं, हम तो सबका साथ। अच्छा, आपकी सरकार है तो कुछ भी पढ़ाओगे आप, कुछ भी मतलब आप लोगों ने ठान लिया कि वो कुछ भी पढ़ा दोगे?
हम कहा कुछ भी भाई ये जो पुस्तकें घरों में पढ़ने वाली हैं वो उनको पढ़ के लोग आईएएस बनेंगे क्या? ठीक है, आपने मुगल काल हटा दिया, अच्छी बात है, आपको नहीं पसंद आया, ठीक बात है, चलिए मान लिया आपने साबित कर दिया मुगल आक्रांता थे, उन्होंने अपने देश का पैसा लूटा, यहीं महल बना दिया, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बना दिए, बड़े बड़े इमारतें बनाई, ठीक है। लेकिन अगर भाई बहुत सारे एक बड़ा वर्ग है इस देश में, 25 करोड़ इस्लाम के मतावलंबी हैं, और फरंगी महली साहब कह रहे थे भी कि भाई अच्छी बात है, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, अगर जिस पुस्तक को, जिस किताब को धार्मिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त है उसको आप जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, आप ऐच्छिक कर सकते हैं, स्वैच्छिक कर सकते हैं। कल लोग कहेंगे गुरु ग्रंथ साहब को भी शामिल करो, कुछ लोग कहेंगे कुरान शरीफ को भी शामिल करो, भाई दर्जा तो उसी तरीके का है ना रामचरितमानस का, रामायण का। भाई साहब मैंने कहा कि जब हमारा नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान, यानी हम सभी धर्मों के सम्मान करते हैं, हम किसी के धर्म का विरोध नहीं करते। हम समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के जो ये है स्वामी जी, स्वामी मौर्य जी, उनकी तरह नहीं है कि अपने बहुसंख्यक समाज जो सनातन धर्म एक संस्कार रहित परिवार होता है और प्रभु श्री रामचरित। स्वामी जी क्यों तो मत कहिए, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो सनातन जिसको आप कहते हैं, इसको हिंदू धर्म कहते हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणों द्वारा रचित एक व्यवस्था है, ये सनातन नहीं है। स्वामी जी उसके तमाम बार इस बात को कह चुके हैं, तो उनको तो आप और वो जो तर्क दे रहे, संबूक वध का तर्क दे रहे, द्रौपदी चीरहरण का, सीता अग्नि परीक्षा, सूर्पनखा के नाक कान काटने का, वो कह रहे हैं भाई ये सब पढ़ाओगे आप तो वास्तव में फिर आगे की पीढ़ी क्या करेगी, महिलाओं का सम्मान कहां बचेगा? मैं कह रहा हूं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं कह रहे हैं, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो है सनातन धर्म के परिवार की उपेक्षा कर रहे हैं, और सनातन धर्म जो बहुसंख्यक समाज है वो उनके संविधान के या जो संस्कार रहित जो हमारे रामचरितमानस का जो है एक पुस्तक है उसका विरोध करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई अखिलेश यादव कैसे करवा सकते हैं राजेश जी? अखिलेश यादव को केवल क्या मुसलमानों के वोटों पर 111 विधायक लेकर आ गए उत्तर प्रदेश में? ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत सारे लोगों को का वोट उनको मिला होगा। वो किसी रूप से उनके जिज्ञासा को नहीं जान पाए थे, जो हिंदू समाज के लोग परिवार थे, वो उनको वोट देकर के जो है मैं चुनाव जिता दिए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस चर्चा को प्रोफेसर डॉक्टर ML वर्मा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, इस देश के जाने माने शिक्षाविद हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद आजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आचार्य नीरज झा के पास जाऊंगा, महामंडलेश्वर हैं। मोहम्मद आजाद, कुमार मोहम्मद साहब रिएक्ट करिए। देखिए अभी हमारे बीजेपी के कार्य जो हैं, क्या नाम है इनका, डुमरियागंज से बोल रहे हैं, राजेश द्विवेदी जी, इन्होंने कहा कि वहां पर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहली बात तो ये बात इस बात की बहस है कि एनसीईआरटी की किताबों में रामचरितमानस वो जो है रामायण एक ही बात है, रामायण को हम लोग रामचरितमानस ही मानते हैं, बाकी वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस रामायण मान लीजिए, तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वो और चीजों पर जो बात कर रहे हैं कि साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये वो, तो आप कभी आइए ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप आए तो है नहीं है, आप बस वो कहना चाहते हैं जिसे लोगों ने सिर्फ आपको भ्रम फैलाया है। राजेश द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर देखा है कुमार मोहम्मद, वो जिन्ना की फोटो लगी हुई सोशल मीडिया पे देखा है इन्होंने। नहीं, विद्यालय में जो है इसके लिए डिबेट हुआ जो है, ये हम नहीं कह रहे, ये समाज के हर वर्ग कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब जवाहरलाल नेहरू में कहा जाता था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो ये बड़े पुराने मामले हैं। अफजल गया ऊपर, अब छोड़ दो, अफजल को छोड़ो भैया, अब आगे देखो, लंबा मामला है। मैं आचार्य नीरज झा के पास जाऊंगी, इस बीच हमारे साथ जेएनयू की प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका यादव जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और आचार्य नीरज जी, क्या कहीं किसी जो एक तरीके से पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जो स्टेट है, वहाँ क्या कोई दीनी तालीम एनसीईआरटी जैसी संस्था को देनी चाहिए क्या? भाई अगर मदरसे को आप कहते हैं दीनी तालीम, मदरसों की आप निंदा करते हैं, वो कहते हैं मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, और यहाँ ये क्या रामचरितमानस को पढ़ाना, रामायण को पढ़ाना दीनी तालीम नहीं होगी क्या?
जी महादेव, दुर्गेंद्र जी, और सबसे जो ये के न्यूज जो चैनल है, इन पे जितने भी डिबेट करने विद्वान लोग आए हैं उनको सबको साधुवाद। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। सबसे बड़ी बात ये है, जो हम कोई राजनीति पे नहीं जा रहे हैं, हम बतला रहे हैं जो एनसीईआरटी में ये जो रामायण को सम्मिलित करने का या महाभारत को सम्मिलित करने का जो विचार आया है, अभी ये विचार आया है, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हाँ, ठीक बात उस पे हमारी राय है। तो मेरे हिसाब से इसके पात्र को समझा जाए, इसका क्या बेनिफिट हो जाए। अभी जो विद्यार्थी जन है वो सिर्फ अर्निंग पर ध्यान दे रहे हैं, लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो पात्र लोग हैं, इनका पात्र का समीक्षा किया जाए, इनसे क्या सीख मिलता है। एक राम, जो रामायण का सबसे बड़े पात्र है राम, वो अपने आप में पूरी यूनिवर्सिटी है। उनका धैर्य देखिए, जो एक रात पहले जो है उनको राजा बनाने के लिए सोचा जा रहा है और दूसरा ही पल जो है उनको वन जाने के लिए कहा जाता है। तो उस समय धैर्य उनका देखिए, ये धैर्य सीखने की चीज है। हमारे बच्चे जो 6 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई करने के लिए आए हैं, उनमें धैर्य की कमी हो गई है। आज एक रिजल्ट खराब हो जा रहा है, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। मैं किसी राजनीति पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो रामायण के पात्र को देखिए, पात्र से सीखिए। और भी मजहब में जो पात्र हैं, अच्छे पात्र हैं, उनसे सीखने की चीज है। तो इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का देखिए, कहा गया है विद्या ददाति विनयम। हनुमान जी शक्तिशाली हैं, फिर भी उनमें विनय कितना है। वो अपने कार्य के प्रति कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। जो जब उनको भेजा जाता है लंका, तो बीच में मैना को रोकते हो नहीं रुकते हैं, वो अपने कर्तव्य पथ पर जाते हैं। जिससे स्टूडेंट को सीखने की है, जो वो हमेशा पढ़ते रहे, कर्तव्य पढ़ते रहे। संगत, रामायण संगत भी सिखलाता है। जो संगत क्या चीज होता है, आप एक देख लीजिए, ऐसा नहीं है अयोध्या में खराब आदमी नहीं था, उसी अयोध्या में मंथरा भी थी। लेकिन मंथरा का प्रभाव जो है वो केकई पर पड़ जाता है। लेकिन उसी लंका में विभीषण जैसे भी पात्र थे जो धर्मानुरागी थे, जिसका प्रभाव रावण पे नहीं पड़ पाता है। उसी वो अपने संगत से राम को प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरा कहना है जो ये चीज पढ़ाया जो जाएगा, ये अच्छी चीज है। बच्चे धैर्य रखेंगे। महाभारत पर क्या राय है आपकी? महाभारत पर आमतौर पर हमारे घरों में कहा जाता है कि महाभारत मत रखो यार, नहीं तो महाभारत हो जाएगी घर में। महाभारत के को नहीं रखते लोग। ऐसी बात नहीं है दुर्गेश जी, जो महाभारत नहीं रखा जाए। महाभारत क्या चीज है? महाभारत गीता है, जो लाभ नहीं करना चाहिए। और बिना आमतौर पर महाभारत को लोग इस तरह लेते कि भाई महाभारत मची हुई है। एक आम परसेप्शन है। मैं, चूंकि आप लोग विद्वान हैं, इसलिए मैं आपके क्षेत्र में कतई अतिक्रमण नहीं करूंगा। बोलिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है दुर्गेश जी। महाभारत को भी रख सकते हैं घर में, पढ़ सकते हैं। नहीं, महाभारत से भी जरा 2-4 बातें बताइए, छात्र क्या सीखेंगे उससे? महाभारत से ये सीखेंगे छात्र, जो छात्र को शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। ये दुर्योधन जो था वो बिना कर्म किए हुए शॉर्टकट तरीका अपना रहा था, जो सब चीज हमको मिल जाए। भाई भाई से दुश्मनी ले लेता है। यहाँ देख रहे हैं 1 इंची जमीन जो रहता है उसके चलते लड़ाई कर लेते हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो द्रौपदी का चीरहरण भी सीखेंगे, अगर 10 बातें वो जगह सीखेंगे। इसी तरह सीता का जो अग्नि परीक्षा है वो भी कहीं ना कहीं असर डालेगी। शूर्पणखा का नाक कान काटने का भी प्रकरण उस कहीं ना कहीं असर डालेगा। वो कहें अगर इस तरह की शिक्षा आप दोगे तो। आप राम को सीखिए, आप विभीषण को सीखिए, आप त्रिजटा को सीखिए। उसी लंका में त्रिजटा भी है, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अस्तित्व कैसा था? सुपर्णरेखा का अस्तित्व कैसा था? ठीक है, त्रिजटा से उसी की बहन। आचार्य जी, मैं आता हूं, दूसरे चक्र में आता हूं। प्रोफेसर ML वर्मा को चर्चा में शामिल करता हूं, फिर डॉक्टर प्रियंका यादव भी हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रोफेसर साहब, इस विवाद को लेकर क्या नजरिया रखते हैं आप? दुर्गेन जी, सभी को अभिवादन। देखिए, मैं तो एकेडमिशियन हूँ जी, और मैं एकेडमिक्स की बात करता हूँ जी। ये तमाम सी बातें जो रामायण और धर्म और शूर्पणखा और ये महाभारत, अगर महाभारत की बात करें हम, तो हम समाज को क्या मैसेज देंगे? कैसा समाज रहा होगा जहाँ पे चीरहरण हो रहा हो? क्या अंदाज लगाएंगे? जहाँ पे जब रामायण की बात करें, जो महिला है उसका जो है वो कर लिया जाता हो, तो ऐसी स्थितियां और उनको पढ़ाने का कोई मैटर नहीं। आज हम जहां पर बैठे हैं, जिस संचार क्रांति में आप बैठे हैं, हम यहाँ दूर बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं, जिस विज्ञान की बात है, तो हम विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं।
आप बताइए, मंदिर से कौन सा विकास हो जाएगा? हम मंदिर जा करके कौन सी तरक्की कर लेंगे विज्ञान की? तो एकेडमिक की बात करिए, और जहां तक इतिहास की बात अगर आप करते हैं, तो इतिहास में अगर कोई चीज प्रमाणिक नहीं है तो उसको आप विज्ञान नहीं कह सकते हैं। आप उस शिक्षा नीति की आप बात नहीं करते हैं। कौन किस समय में कौन सी शिक्षा नीति बनी? 68 की, DS कोठारी की, 64 की, 2020 की, के कस्तूरी रंगन साहब को दो नई शिक्षा नीति बनाई गई जो इस समय लागू है, और उसका क्या असर पड़ रहा है, हम उसकी बात करें, विकास की बात करें तो समझ में आता है। और बाकी ये सब चीजें जो ये जोड़ना और ये घटाना, ये राजनीति की बात है, और मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाएगी। ठीक बात। जी जी, मैं प्रोफेसर प्रियंका यादव को चर्चा में शामिल करता हूं। प्रोफेसर साहब, आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर ML वर्मा ने इस बात को कहा कि भाई विज्ञान परक चीजें होनी चाहिए। NCERT ने जो ये सिफारिश की है, प्रस्ताव दिया है, उसमें ये भी उसने एक तर्क दिया है, वो विवाद का और चर्चा का नया विषय है, एक नया आयाम खोलेगा कि बहुत बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस देश से, दूसरे देशों में लोग नागरिकता लेकर जा रहे हैं, और उसका कारण यह है कि हम रामायण और महाभारत नहीं पढ़ा रहे हैं, हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो भारत से प्रेम नहीं कर रहे हैं। जब रामायण महाभारत नहीं पढ़ेंगे तो राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, राष्ट्र प्रेम नहीं होगा तो देश से भाग जाएंगे। ये तर्क है NCERT का। डॉक्टर यादव, मैं इस तर्क को तो सपोर्ट नहीं करूंगी। बहरहाल मैं कुछ बातें और कुछ हाईलाइट आपको जरूर बताना चाहूंगी जो मैंने अभी तक की डिबेट देखी और जो मैं इस मुद्दे को जहां तक समझती हूँ। जी, सबसे पहली बात, हमें किसी रिलीजियस टेक्स्ट को डिफेंड करने की जरूरत क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे लेट्स थिंक अबाउट नॉलेज। हम नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं। हमको बात करनी है तो ज्ञान पॉलिटिक्स का मुद्दा कब से बन गया? ज्ञान कब से किसी रिलीजन का हो गया? ज्ञान कब से हिंदू मुस्लिम हुआ है? ज्ञान कब से तेरा मेरा हुआ है? ये मुझे नहीं पता, ये होना भी नहीं चाहिए। हम अगर एक नेशन है जो सेक्युलर है, यहाँ पे जो भी हमारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, रामायण महाभारता, ठीक है, जो ML वर्मा साहब ने कहा कि इसके हिस्ट्री में कोई एविडेंस नहीं है, बट इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। इसकी स्टडी लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में करते हैं, हिंदू रिलीजन की स्टडी या इसकी स्टडी जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं वो बाहर भी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज दे आर मोर फ्लरिशिंग। कुछ तो बात है, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि लोग इससे धैर्य सीखेंगे? अच्छा नहीं, लेट्स पुट द टेक्स्ट टू टेस्ट। हमको बच्चों के, मैं ये बात को बिल्कुल मानती हूं कि लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं स्वयं से कह रही हूं कि लोग रामायण महाभारत को जाने बिना, रामायण महाभारत को पढ़े बिना उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं और उसके तर्क दे रहे हैं। लेकिन यदि हम उस टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करें, कैन वी नॉट हैव अ पर्सपेक्टिव? कैन वी नॉट हैव अ यंग पर्सपेक्टिव? हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो धैर्य सिखाएगा, वो ये नहीं, हमको वो कुछ नहीं सिखाएगा। वो एक यंग माइंड को सोचने में मजबूर करेगा, वो एक यंग माइंड को हमारे नीतियों के बारे में बताएगा, वो हमें बताएगा कि हम कैसी सोसाइटी से आ रहे हैं। तो हम नॉलेज प्रोफेसर यादव, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि ये मसला उतना टेढ़ा है नहीं, इसको डिस्क्राइब करके टेढ़ा बना दिया जाता है? क्यों रहे हैं, मैं यही नहीं समझ रही हूँ। एक टेक्स्ट है, दो रिलीजियस टेक्स्ट है, उसको अगर एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है इन स्कूल बच्चों में, हम इसको इतना ट्विस्ट करके रिलीजियस एंगल, ब्रेन ड्रेन एंगल देने की हमें जरूरत नहीं है। लाइक अदर नॉलेज सिस्टम, ये भी एक टेक्स्ट हम लोगों के पास अवेलेबल है, बच्चे पढ़ें, जाने, जानकार बने, इसके बारे में नॉलेज गेन करें, अपने हिसाब से समझे, अपना तर्क वितर्क बनाएं। जैसे हमने मुगल हिस्ट्री पढ़ी, हमने सिख हिस्ट्री पढ़ी, अपनी NCERT में ही पढ़ी, हम कहां से जान रहे हैं? ज्ञान का सागर अगली पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, प्रियंका यादव, अब अगली पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, हटा दी गई है। अगली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा मुगल कौन थे, वो काली गायब हो गया। दिक्कत इस छेड़छाड़ से है ना लोगों को। रामायण महाभारत से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, किसी को, कुंवर मोहम्मद को भी नहीं होगी, असलम मियां को भी नहीं होगी। ये होगी कि सिर्फ और सिर्फ रामायण महाभारत हो। दिक्कत यहाँ पे नहीं, अगर दिक्कत ये नहीं है कि अगर मदरसा भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, सिख ग्रंथ को भी हम लाइए, आप सिखों के जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसकी भी पढ़ाई कराइए। ये बात यही जो आलिम कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको कंपलसरी थोपिए मत आप,
आप स्वैच्छिक जो कुछ पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ने दीजिए, आप ये आजादी दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता रही हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। मैं डीएवी सेक्टर 6 द्वारका स्कूल से पढ़ी हूँ। मैंने अपने करिकुलम में वेद पाठ के अंदर रामायण महाभारत एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा है। वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो ये एक प्रेरोगेटिव है। लेट्स जस्ट कीप इट ऑप्शनल। वो नॉलेज सिस्टम तो है ना, हम ये क्यों कर, आज से हम लोग रामायण महाभारत को ये टैग क्यों दे रहे हैं कि उसमें शूर्पणखा कैसी हैं, उसमें चीरहरण हो रहा है, उसमें धैर्य ही मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है। आप उसमें सीता का फेमिनिज्म देख सकते हैं, उसमें राम जी का जो लेयर्ड पर्सनालिटी है उसको देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। आज को अगर रिफ्लेक्शन के वाइस में देखा जाए तो मेरा प्रॉब्लम ये है इस टेक्स्ट की ब्रांडिंग से, जो हम लोग इसकी रिलीजियस ब्रांडिंग कर रहे हैं ना कि ये यही होगा, वो मेरी प्रॉब्लम है। और मुझे मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज के सोर्स के हिसाब से देखती हूँ। मैं ये किसी के पहली बात तो रामायण महाभारत किसी पार्टी का कैसे हो गया? ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है, हमें एक रिलीजन ने दिया है। उस जिस तरीके से सिखिज्म में हम लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब मिली हुई है, कुरान मिला हुआ है। In university levels, at many colleges and foreign universities, they used to have a comparison between texts, ताकि ट्रुथ बाहर निकल कर आए। सच्चाई क्या है? The best possible inquiry can happen। बस वही चीज हम प्रोड्यूस करें सामने के लिए। इसमें ये ब्रेन ड्रेन की थ्योरी तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। दूसरी चीज मैं ये नहीं एक्सेप्ट करती हूँ कि हम सिर्फ नेगेटिव चीजें सीखेंगे और या तो सिर्फ हम पॉजिटिव ही सीखेंगे। आई एम सेइंग लेट्स इंट्रोड्यूस द टेक्स्ट टू पुट टू टेस्ट। बच्चे पढ़ें, अपनी पर्सपेक्टिव, नई पीढ़ी समझे, अपने हिसाब से समझे, अपने लहजे से। ये जो नई पीढ़ी भी है सर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पीढ़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसकी हम इतनी चिंता कर रहे हैं। जब ये टेक्स्ट अगर वो सच में पढ़ते हैं या कि वो जो पर्सपेक्टिव लाते हैं वो क्या समझ रहे हैं, हमारे लिए भी एक अपने आप में पर्सपेक्टिव का गेटवे खुलेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कुंवर मोहम्मद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, चूंकि अब ये हमारा दूसरा अंतिम राउंड है और इसमें बहुत कम समय होगा, तो बहुत कम समय में आप लोग बोलेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर प्रोफेसर प्रियंका यादव ने बहुत कई दरवाजे इसमें खोल दिए। उनको दो चीज़ों पर एतराज है कि एक तो इसकी कोई कॉपीराइट मत ले, कोई दल, कोई व्यक्ति, कोई सनातन का झंडा किसी का मत उठाए, उसको जरूरत नहीं है, इसको ज्ञान के रूप में लेना चाहिए। लगभग घुमा फिरा की बातें प्रोफेसर वर्मा ने भी वही बातें कही। कुंवर मोहम्मद, देखिए, झंडा तो वो उठा चुके हैं और झंडा उठाने के उद्देश्य से उन्होंने ये एनसीईआरटी में जो है शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुगल पीरियड को हटाया, आपने देखा होगा हिंदुस्तान से बाहर जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आते हैं, उनकी ख्वाहिशें ये होती हैं कि वो जो है वो ताजमहल को देखने जाएं। कभी किसी ने ये कहा कि आप हमको वो जगह दिखाइए जहां पर रामचरितमानस को जो है बैठकर वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो आप ये बताइए, दुनिया में हम कौन सा रूप लेकर जाएंगे? अपना शिक्षा का रूप क्या छोड़ा है और क्या छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात सिर्फ इतनी सी है। अगर आपको रिलीजियस पढ़ाना है तो फिर सारे रिलीजियस का शामिल करिए, और अगर आपको जो है काव्य पढ़ाना है तो हर रिलीजियस में काव्य है। जो एक पद्मावत है वो भी एक काव्य है, और वो एक लिखा है ऐसे व्यक्ति ने जो जायसी साहब ने लिखा है, तो आप उसे भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आ रही है आपको हिस्ट्री पढ़ाने की, जैसे मैडम ने कहा कि भाई हिस्ट्री उसमें और भी शामिल थी, जब हिस्ट्री शामिल थी तो फिर आप हिस्ट्री में उन लोगों को लीजिए ना जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया है, जो मौजूद हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें दुनिया जानती है, दुनिया पहचानती है, अथेंटिक है। आप उन चीजों को शामिल को नहीं करते। बहादुर शाह जफर को शामिल करने में क्या बुराई है? कराइए आप उन्हें शामिल। लेकिन आप धर्म का झंडा, धर्म की बात कि साहब हमने शामिल करा दिया वरना ये लोग नहीं करते, आप इसी को 2024 में मुझे लगता है कुंवर मोहम्मद साहब, जो आपने सवाल उठाया कि कोई जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वो ताजमहल देखते हैं, लाल किला देखते हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में वो अयोध्या जाएंगे। इतना भव्य भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको इतना भव्य बना रहे हैं कि मुझे लगता है सारे लोग अयोध्या जाएंगे। प्रोफेसर प्रियंका कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। भारत का संविधान बना रहा है। नहीं सर, आपको पता है हिंदू रिलीजन पे सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कोई करता है तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के ही लोग हैं और बाहर के ही लोग हैं। उनको हमारे रामचंद्र संस्कृत यूनिवर्सिटीज बाहर सबसे ज्यादा सेटअप है। ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ है। बाहर के लोग, अगर यहाँ इंडिया से लोग बाहर भी गए हैं तो उन्होंने इंडिया का ही परचम लहराया है।
और इंडिया के ही अच्छा, religion ये को आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य नीरज झा कह रहे हैं कि अर्निंग लोग अर्निंग के लिए भाग रहे, लर्निंग नहीं कर रहे हैं। अब केवल लर्निंग करते रहेंगे तो पता चला 3-4 पीढ़ियां तो गुर्बत में चली जाएंगी, तो अर्निंग कैसे करेंगे वो? इतनी महंगी पढ़ाई कर दी है सरकार ने, IIT और IIM की फीस इतनी हो गई है कि क्रैक करिए, उसके बाद पूरा घर बार बेच डालिए। गरीब आदमी गांव का हो तो बेच डालेगा, तब वो IIM IIT पढ़ा पाएगा अगर अपना टैलेंटेड लड़का है। तो जब अर्निंग नहीं होगी तो लर्निंग धरी रह जाएगी। मेरा ये कि अपने आप में एक मेरा पक्ष है और तर्क है। मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास आऊंगा कि भाई बात ठीक है, प्रोफेसर प्रियंका ने कहा कि आप लोग क्यों ब्रांडिंग क्यों करते हैं, आप लोग कहे आप सनातन का झंडा उठाते हैं, सनातन आप ही का तो नहीं है ना, सारे लोगों का है। देखिए, हम भारत देश का जो गौरवशाली झंडा है हम उसको उठाते हैं। हम सनातन धर्म का झंडा अपने संस्कार के लिए और समाज के हित के लिए उठाते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि हम समाज के अंदर एक अच्छी शिक्षा और एक संस्कारित शिक्षा दें, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने जीवन काल में एक मर्यादा में रह करके ये कार्य किए थे। हम उस शिक्षा को देने जा रहे हैं, तो उसमें किसी को इतराज क्यों? मैं जो भैया अभी कह रहे थे मोहम्मद जी कि उन्होंने मुगल के जो है इतिहास को हटाया, मैंने इतिहास को नहीं हटाया है, कुछ तथ्य जो गलत तरीके से दर्शाए गए थे उस तथ्य को हटाए गए। मुगल का जो भी बहुत बड़ा पीरियड हटा दिया राजेश जी, पढ़िएगा, बहुत बड़ा पीरियड हटा दिया आपने, मुझे अच्छी तरह याद, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसमें। तो उस तथ्य को नहीं हटाया जा रहा है कि जो अमर्यादित तथ्य हैं उनको यदि एक्सपर्ट की समिति के द्वारा जो है उस पे कुछ करके हटाई है, तो उसमें जो है सरकार। ठीक है राजेश जी प्लीज आप शांत हो जाइए, वक्त नहीं मेरे पास। मैं एक छोटा सा कमेंट आचार्य नीरज झा से लूंगा। नीरज झा, एक छोटा सा कमेंट आचार्य जी, उसके बाद फिर मैं अरुणेश यादव के पास जाऊंगा। प्रोफेसर देखिए दुर्गेंद्र जी, वो मैम JNU की जो मैम है बहुत अच्छी चीज बताई, मैं सहमत भी हूँ। और मैं ये कहता हूँ जो एक बार आप पढ़ के देखिए, आप इसका राजनीतिकरण नहीं कीजिए। यहाँ राजनीतिकरण हो गया, जो हम इसका श्रेय लें, हम इसका श्रेय लें। आचार्य जी, हम लोग जो गांव में रहते थे ना, तो जो बाकायदे हम लोग इसका पाठ घर घर पाठ होता था, रामचरितमानस का, रामायण पढ़ने जाया करते थे, ढोलक मंजीरा बजा के पूरी रात। मतलब गांव के 2-4 लड़के एक्सपर्ट होते थे, वो हर घर में ढोलक बजाने चले जाते थे। तो इतना पढ़ा है कि कुछ कहने को नहीं। और ये कण में जब से इसको विवाद बनाना शुरू किया गया तब से दिक्कतें हो गई। इसका श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए, ये तो बचपन से ही हमारे संस्कार में है। आप उसको रीडिंग कीजिए, आप उसको पढ़िए, उस पर विचार कीजिए, जो ये हमें क्या सीख देती है। विश्वास कीजिए, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। वो पढ़ के तो देखे, न्यू जनरेशन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ के देखे, वो सीखे, वो खुद सीख लेंगे। ठीक है आचार्य जी, ठीक है, धन्यवाद। प्रोफेसर अरुणेश यादव, एक छोटी सी टिप्पणी। जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बाध्यता की बजाय अगर इसको ऐच्छिक रखा जाए, बच्चे स्वेच्छा से पढ़ेंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूंगा कि गुणवत्ता पे ध्यान दी जाए, रोजगार पे ध्यान दिया जाए। शिक्षा में जो फंड कम कर दिया है हायर एजुकेशन में, प्रियंका मैम भी उससे सहमत होगी, उस फंड को बढ़ाइए, रिसर्च के फंड को बढ़ाइए। बच्चे विदेश में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको रिसर्च का फंड इंडिया में नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, मैं जानता हूं, रिसर्च स्कॉलर अपना दर्द मुझसे कहते हैं कि साहब यहाँ रिसर्च की हालत बद से बदतर हो चुकी है, उस तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है प्रोफेसर अरुणेश यादव, ठीक है, आपकी बात आ गई। प्रोफेसर प्रियंका, एक छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल अरुणेश जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर हम लोग ब्रेन ड्रेन वाकई में हो रहा है तो उसका जो जड़ है उसको हमको जानने की जरूरत है। उसका जड़ रामायण महाभारत के इंट्रोडक्शन से तो नहीं है, फंडिंग और बाकी जो बड़े मुद्दे हैं और जैसे उस पे ध्यान देना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे घर में आज भी रामायण रामचरितमानस रखी हुई है, हम खुद पाठ करते हैं और हम हमेशा पढ़ते आए, हम बचपन से रामायण होता हुआ देख रहे हैं। इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना के, इसको ब्रांडिंग करके कि ये बीजेपी है और ये है, इससे हमने उसके वैल्यू को बहुत कम कर दिया है। एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जहां पे हम बात करते हैं कि अगर हम लोग असल में
इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं, अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, तो हमको इसको एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज लेना चाहिए, नॉट एज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, पहली चीज। ठीक है प्रोफेसर यादव, ठीक है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर एमएल वर्मा के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, अंतिम टिप्पणी आपकी इस कार्यक्रम में। दुर्गेन जी, बेसिक मैटर क्या है? दिस इज द रिलीजियस सिंबल ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए ऐसे मैटर को रखना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। विज्ञान को रखा जाए और चीजों को रखा जाए जिससे हम आगे बढ़े। खाली इस मैटर को पॉलिटिसाइज करके इसके बाद में जो है शिक्षा जगत को वो किया जाए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर एमएल वर्मा, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर अरुणेश यादव, प्रोफेसर प्रियंका यादव, डॉक्टर राजेश द्विवेदी जी आपका भी शुक्रिया, कुमार मोहम्मद साहब और नीरज झा महान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन का जो सार है वो यही निकला कि शिक्षा, हम लोग जब बचपन में गाँवों में रहते थे और रामचरितमानस का पाठ, जिसे हम रामायण कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसका जब पाठ होता था कहीं तो बड़ी श्रद्धा से जाते थे, रात रात भर वो पाठ करते थे और बाकायदे टीमें बनती थी। और मजाल है कि रामचरितमानस या रामायण के प्रति कोई टिप्पणी कर दे और आज आप देख लीजिए किस तरीके का माहौल। जैसा डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि ये केवल एक तरीके से कॉपीराइट जिन लोगों ने इसको किया उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही। रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे जो भी अन्य धर्मों के जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उनकी जो शिक्षा है उसको लेने से समाज का कल्याण होगा, लर्निंग भी होगी और अर्निंग भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।